नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भारत की डेमोग्राफी चेंज करने में भारत में घुसपैठ करके आए हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का बहुत बड़ा रोल है और वो किसी ना किसी पार्टी के वोट बैंक के रूप में उन पार्टियों को ललायित करते हैं, इसलिए वो पार्टियां उनका सहयोग करती हैं, जिसके कारण ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए लगभग पूरे भारत में जगह जगह फैल चुके हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे सीए का विरोध हो, चाहे कहीं दंगे हों, ये घुसपैठिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर दंगों को अंजाम देते हैं और ये फरार हो जाते हैं क्योंकि इनका कोई दस्तावेज नहीं है, इनके बारे में कोई पुलिस को जानकारी नहीं होती और लोकल इंटेलिजेंस भी इनका पता लगा नहीं पाती क्योंकि ये झुग्गी झोंपड़ी में अस्थायी रूप से पड़े रहते हैं। अभी तक जो सबसे ज्यादा नाम सामने आए थे उसमें टीएमसी का नाम आया था क्योंकि पश्चिम बंगाल, वो बांग्लादेश की सीमा वहां लगती है और पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार है उस पर यह आरोप लगते थे कि वो इन घुसपैठियों की बड़ी संख्या में घुसपैठ में मदद कर रही है और वहां उनके दस्तावेज फर्जी तैयार किए जाते हैं और उसके बाद उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। दूसरा नाम आया था केजरीवाल सरकार का, जहां दिल्ली में अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के हैं और किस तरह से उन्होंने उन रोहिंग्याओं को दिल्ली में स्थापित करने में नियम कायदे ताक पर रखते हुए उनको मदद पहुंचाई और जिनको योगी सरकार ने अपनी सिंचाई की जमीन से भगा दिया था बुलडोजर चलाकर, उनको अमानतुल्ला खान ने ओखला क्षेत्र में स्थायी रूप से टेंट, बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन, चिकित्सा सुविधा दी। इसको लेकर बवाल मचा था, लेकिन अब नया नाम एक जुड़ गया है और वो है समाजवादी पार्टी का। जी हां, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जब से योगी जी सत्ता में आए हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने अपनी पुलिस को आदेश दिया है कि इस तरह के घुसपैठिए रोहिंग्या जहां भी हों उनको ढूंढ निकाला जाए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको उनके देश वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। इसी आदेश का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क थी और पिछले दिनों हमने देखा है कि कई ऐसे गिरोह को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाला गया जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में रह रहे थे। लेकिन इसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे आप जानकर चौंक जाएंगे और यह खुलासा हुआ है कानपुर से। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक और पार्षद ऐसा काम कर रहे थे जिसको देशद्रोही कहा जाएगा, देश विरोधी कहा जाएगा। और जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक इन बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को अपने लेटर पैड पर बाकायदा लिखकर दे रहे थे कि ये भारतीय हैं और मैं इनको पहचानता हूं, वहीं आपको बताएं भारतीय होने का सर्टिफिकेट तक जारी समाजवादी पार्टी के निगम पार्षद ने कर दिया। उसी के बेस पर ये रोहिंग्याओं ने फर्जी पासपोर्ट बनवाया, फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और एक गिरोह ऐसा चला रहे हैं जिसमें कि बांग्लादेश से लोगों को भारत में लाया जा रहा है और उसकी एवज में उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। कानपुर पुलिस ये जांच कर रही है कि इसका कितना हिस्सा समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिला। एक नाम पकड़ में आया, बांग्लादेशी रिजवान, जो बांग्लादेश के खुलाना जिले का रहने वाला है। वो एक फर्जीवाड़े में पकड़ में आया और जब पुलिस ने जांच की तो पाए कि यह व्यक्ति वो है जो बांग्लादेश से बड़ी संख्या में घुसपैठ करके लोग आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में जगह जगह स्थापित करने का काम कर रहा है और उसमें समाजवादी के नेता इसकी मदद कर रहे हैं। ये जब जांच हुई तो खुलासा हुआ और पता चला कि इसके 4 बैंक खाते हैं, 8 लाख रुपए पिछले दिनों इसमें ट्रांसफर हुए हैं और इस व्यक्ति की करोड़ों रुपए की संपत्ति बांग्लादेश के अंदर है। सवाल यह है कि ये जो रिजवान है करता कुछ नहीं है, लेकिन इसके ठाट भाट ऐसे हैं कि ये लगभग 2 लाख रुपए महीना इसका परिवार का खर्चा है, जबकि इसके 2 बेटे बेटी हैं और ये इतना खर्चा कर रहा है बिना कुछ काम करे। तो एजेंसियों के कान खड़े हुए और जब जांच हुई तो पाया कि इसके पास जो ये अथाह पैसा आ रहा है, ये गिरोह बनाकर इस तरह का काम कर रहा है कि जो घुसपैठ करके यहाँ भारत में लोग आते हैं उनको उत्तर प्रदेश में कानपुर और उसके आसपास के शहरों में बसाने का काम कर रहा है। यानी एक षड्यंत्र के तहत ये काम चल रहा है। हालांकि कानपुर पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस रिजवान के खिलाफ राष्ट्र विरोधी धाराओं में और केस दर्ज किया है, जेल की सलाखों के पीछे डाला है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं हाजी इरफान सोलंकी, जिन्होंने इस रिजवान को सर्टिफाई किया
और बाकायदा अपना ऑफिशियल लेटर हेड पर लिखकर दिया कि ये भारतीय है। ये संलिप्तता समाजवादी पार्टी की क्या कहलाती है? समाजवादी पार्टी के जो ये लोग हैं, ये क्यों इन घुसपैठियों को और रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसा रहे हैं? आपको बताऊं कि 2019 में इनको भारतीय होने का प्रमाण पत्र दिया गया। जांच में ये खुलासा हुआ तो एजेंसियों के अब कान खड़े हुए हैं कि क्या समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अपना वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकते हैं? ये तो देश विरोधी एक्टिविटी है। तो क्या फिर समाजवादी पार्टी का जो लिस्ट जारी आपने देखी थी, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, फिर चाहे अब निगम पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा नाम आपको देखने को मिलते थे वो एक विशेष धर्म के लोगों के होते थे। तो क्या समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए देश के साथ भी गद्दारी करने पर उतर आई है? एक बड़ा सवाल है। इसी की जांच कानपुर पुलिस कर रही है कि इन नेताओं का किस तरह का रोल है। क्या केवल पैसे लेकर ये सुविधाएं देते थे, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाते थे, या इसके पीछे कोई देश विरोधी एक्टिविटी करने का भी कोई षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे? ये बहुत भयंकर खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल में अभी तक ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती थी। वहाँ बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ रह रहे हैं, और जिन जिन एरिया में रह रहे हैं वो आप देखें कि वो हिंदुओं पर हमला करते हैं, वो लूट खसूट करते हैं, वो अपराध करते हैं, और वहाँ ममता बनर्जी सरकार उनका संरक्षण कर रही है, उनके पक्ष में खड़ी हो रही है। जब केंद्र सरकार, मोदी सरकार सीए लाने की बात करती है, एनआरसी की बात करती है, तो ममता बनर्जी खड़े होकर ये खुलेआम बोलती है कि हम एक भी बांग्लादेशी को यहां से जाने नहीं देंगे, हम एनआरसी सीए लागू नहीं होने देंगे। और इसी सुर में सुर मिलाते हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, इसी सुर में सुर मिलाते हैं अरविंद केजरीवाल, और इसी सुर में सुर मिलाया था, आपको याद होगा, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उन्होंने भी, एनसीपी ने भी। तो क्या इस देश का विपक्ष, देश के विरुद्ध ये षड्यंत्र करने वाले, दंगा फसाद करने वाले और बिना दस्तावेजों के अवैध रूप से यहां घुसपैठ करके आने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ खड़ा है? एक बड़ा सवाल है। मोदी सरकार इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहती है। डिटेंशन सेंटर जगह जगह बनाए गए हैं। असम सरकार ने और कई ऐसी भाजपा शासित राज्यों की सरकारों ने ये घोषणा की है कि हम इनको खोजेंगे और पकड़ेंगे और जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल जिस तरह से इनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, इनको बेचारा बताकर कई एनजीओ इनके पक्ष में खड़े होकर ये सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है कि ये गरीब हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, इनको क्यों निकाला जा रहा है। तो हमारे देश की न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार जब हम भारतीय दुनिया के किसी भी देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा नहीं जा सकते, और दुनिया में यह कानून है कि यदि हम घुसपैठ करके गए भी तो जेल में डाल दिए जाते हैं, फिर भारत ये सराय है क्या? भारत एक धर्मशाला है क्या? लेकिन कुछ लोगों ने शायद ऐसा ही समझ रखा है कि यहां जो भी घुसपैठ करके आएगा उसको आने दीजिए, क्योंकि वो हमारी पार्टी को वोट देंगे। और इसी में आपने देखा कि टीएमसी ने तो इतनी तक घोषणा कर दी थी, सरेआम उनके विधायक खड़े होकर कह रहे थे कि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर ये बांग्लादेश से आए हुए लोगों का नाम जरूर ऐड हो जाए, कोई छूटने ना पाए। इसके पीछे मंशा साफ है कि ये टीएमसी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकेंगे। तो क्या इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अब जो ये खुलासा हो गया है, इसी तर्ज पर सत्ता में आने का दावा ठोकती है? उनको लगता है कि एक विशेष कम्युनिटी को इसी तरह अपनी ओर आकर्षित करके क्या वो इस तरह से सत्ता प्राप्त करेंगे? तो अब देश की जनता को देखना है कि ये जो लोग अवैध रूप से रह रहे घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फर्जी दस्तावेज दे रहे हैं, और भारत की जनता का हक मारकर, चाहे वो फ्री का अनाज हो, चाहे वो फ्री में मिलने वाली सुविधा चिकित्सा की हो, और चाहे निःशुल्क दिए जा रहे मकान हो, जब इनको मिलेंगे फर्जी दस्तावेज के आधार पर, तो क्या ये भारतीय मुसलमानों के हक पर डांका नहीं है? ये विचार हर भारतीय को करना है और भारतीय मुसलमानों को भी करना है। और इसलिए अब ये बहुत मामला गंभीर है, लेकिन अब
यह सोचना पड़ेगा कि यह भारत का विपक्ष इन रोहिंग्याओं के और घुसपैठियों के साथ खड़े होकर जिस तरह की हरकत कर रहा है, क्या इनके ऊपर भी राष्ट्र विरोधी, देशद्रोही धाराओं में केस दर्ज नहीं करना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। वंदे मातरम।